सभी बंधुओं को नमस्कार। सभी को आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में सभी का स्वागत है। आइए मित्रों, आज के सेशन की शुरुआत करें और आज संविधान के अनुसूचियों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है संविधान की अनुसूचियों से संबंधित है और इसी टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक से कोई भी एग्जाम हो जहां से क्वेश्चन और जरूर बनते हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत करें और हम डिस्कशन करेंगे संविधान में अनुसूचियों की और अनुसूचियों के संबंधित जितने भी कोर्सेस हमारी संस्था द्वारा चलाए गए हैं। इन सभी कोर्सेस की परीक्षाओं में अनुसूचियों से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दें और लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे वीडियो आपको लगातार किसी न किसी रूप में मिलते रहे। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और हम अनुसूचियों पर डिस्कशन करते हैं। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों का, जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो कुल उस समय की जब संविधान लागू हुआ तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। तो पहले तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि संविधान लागू होते समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियों का उल्लेख था? तो कितनी अनुसूचियों का उल्लेख था? 8 अनुसूचियों का उल्लेख था। तो भारतीय संविधान जिस समय लागू हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, अर्थात 9, 10, 11, 12। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, अर्थात पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 ईस्वी में, उसी में जोड़ी गई थी। तो आगे हम जब 9वीं अनुसूची पर पहुंचेंगे तो उसमें संविधान संशोधन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए एक एक अनुसूची में किस अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है इसका डिस्कशन हम करते हैं। तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग में बांटा गया है। कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में देखा जाए तो 22 अनुसूचियां हैं। तो आइए एक एक अनुसूची पर डिस्कशन करते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो भारतीय संविधान में जो पहली अनुसूची है उसमें राज्यों के नामों का उल्लेख किया गया है। किसके? राज्यों के नामों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो पहली अनुसूची में किया गया है। अर्थात राज्यों के नामों का उल्लेख, तो राज्यों का नामों का जो उल्लेख किया गया है पहली अनुसूची में किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? इसी अनुसूची में किसके? 28 राज्यों, किसका किया गया है? 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया था। 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है ना। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो पहली अनुसूची में किया गया है। तो पहली अनुसूची का संबंध किससे है? तो जिसमें राज्यों के नामों का उल्लेख किया गया है। तो वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो किस अनुसूची में मिलता है? तो पहली अनुसूची में मिलता है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो दूसरी अनुसूची में जो संबंध उल्लेख किया गया है वो जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं उन लोगों के वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है। तो संवैधानिक पदों पे कौन बैठे हैं? जैसे संवैधानिक पदों पर राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, न्यायाधीश हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों। इसी प्रकार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इन सभी लोगों के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार के ऊपर जैसे उपसभापति हैं, विधान परिषद के सभापति हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। इस प्रकार जितने भी संवैधानिक पद पे लोग बैठे हुए हैं उनके वेतन और भत्ते का उल्लेख किसमें किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में किया गया है। तो दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो दूसरी अनुसूची का संबंध
अर्थात जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं उन लोगों के वेतन भत्ते का उल्लेख किसमें किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में किया गया है। संवैधानिक पदों पर कौन है? तो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति को जिसे कहा जाता है राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, इसी प्रकार राज्यपाल, विधानसभा का अध्यक्ष, विधान परिषद का अध्यक्ष, ये सब कैसे हैं संबंध। इस प्रकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, इन सभी जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं उनके वेतन और भत्ते का उल्लेख किसमें किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में किया गया है। तो दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के वेतन और भत्ते का उल्लेख किसमें मिलता है? तो दूसरी अनुसूची में मिलता है। अब इसी से संबंधित तीसरी अनुसूची है। आइए तीसरी अनुसूची में क्या? तीसरी अनुसूची में है कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनके शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। किसमें? तीसरी अनुसूची में। तो तीसरी अनुसूची का में किसका उल्लेख है? तो तीसरी अनुसूची में शपथ के प्रारूप का उल्लेख है कि जो संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हुए हैं वो जैसे संसद के सदस्य हैं, चाहे राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का शपथ हो, चाहे उपराष्ट्रपति का शपथ हो, अर्थात जितने भी संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हुए हैं उनके शपथ के प्रारूप का जो उल्लेख किया गया है किसमें किया गया है? तीसरी अनुसूची में किया गया है। तो जितने भी संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हुए हैं उनके शपथ के प्रारूप का जो उल्लेख किया गया है किसमें किया गया है? तीसरी अनुसूची में किया गया है। इसी संवैधानिक पदों पर जैसे राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किसमें मिलता है? तो राष्ट्रपति के जो शपथ का उल्लेख मिलता है, शपथ का उल्लेख जो मिलता है अनुच्छेद 60 में मिलता है। किसमें? अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख मिलता है। जो उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख मिलता है, शपथ का उल्लेख किया गया है किसमें? वह मिला है 69, अनुच्छेद 69 में मिलता है। अनुच्छेद 69 में मिलता है। इसी प्रकार राज्यपाल की चर्चा होती है तो राज्यपाल के शपथ का जो उल्लेख है वो कहाँ है? तो 159 में राज्यपाल के शपथ का उल्लेख है। किसमें? अनुच्छेद 159 में। 159 अनुच्छेद में क्या है? राज्यपाल के शपथ का उल्लेख है। तो ये सब कैसे हैं? संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हैं उनके शपथ के प्रारूप का उल्लेख किसमें किया गया है? तो शपथ के प्रारूप का उल्लेख जो किया गया है किसमें? तीसरी अनुसूची में किया गया है। तो शपथ के प्रारूप का उल्लेख जैसे राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप का उल्लेख किसमें किया गया है? तो 60 में किया गया है। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किसमें मिलता है? तो अनुच्छेद 69 में मिलता है। राज्यपाल के शपथ का उल्लेख किसमें मिलता है? तो 159 में मिलता है। तो ये सब जितने भी संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हुए हैं उनके शपथ का प्रारूप किसमें मिलता है? तो तीसरी अनुसूची में मिलता है। चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? चौथी अनुसूची पर आते हैं। चौथी अनुसूची का संबंध है अर्थात राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है कि किस राज्य में राज्यसभा के कितनी सीटें आवंटित की जाएं, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो चौथी अनुसूची में किया गया है। तो चौथी अनुसूची का जो संबंध है किससे है? तो चौथी अनुसूची का जो संबंध है वो राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख किसमें किया गया है? तो चौथी अनुसूची में किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया है? तो कौन सा अनुसूची है? चौथी अनुसूची है। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार राज्यसभा में सीटों के आवंटन के लिए क्या किया गया है? 28 राज्यों और 3 संघ शासित प्रदेश हो। 3 संघ शासित प्रदेश कौन कौन है? 28 राज्य एवं 3 संघ शासित अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? एक तो है दिल्ली, दूसरा है पुडुचेरी,
चेरी, चेरी। और तीसरा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर है ना, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें क्या किया गया है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है। तो 28 राज्यों और 3 शासित केंद्र शासित प्रदेशों में क्या किया गया है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया है। ऐसे ही मैंने बताया कि राज्यसभा में कुल कितनी सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया है। तो टोटल अगर सीटों की चर्चा होती है तो टोटल जो राज्यसभा के सीटों का आवंटन टोटल जो किया गया है 245 किया गया है, 245। लेकिन आवंटित वर्तमान में देखा जाए तो 232 है। कितना है, 232। तो टोटल राज्यसभा में सीटों का आवंटन का उल्लेख किसमें किया गया है, राज्यसभा की कुल सीटें जो हैं 245 है, लेकिन 233 सीटें विभिन्न राज्यों में क्या की गई है, 233 विभिन्न राज्यों में आवंटित की गई हैं। तो 233 विभिन्न राज्यों में आवंटित की गई हैं। टोटल कितनी सीटों का आवंटन किया गया है, तो 245। तो जो राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है किसमें, चौथी अनुसूची में। इसी के क्रम में आपको बताया गया है कि 33 सीटें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हैं। तो राज्यसभा की 33 सीटें कहां हैं, तो उत्तर प्रदेश में। इसीलिए अगर राज्यसभा में जिस दल का बहुमत होता है, किसी को प्रस्ताव, कोई भी प्रस्ताव होता है उसे पास करने में आसानी होती है। तो अगर सत्ता पक्ष की अर्थात कोई प्रस्ताव पारित करता है तो उसको राज्यसभा में बहुमत की आवश्यकता होती है। अर्थात एक तरह से देखा जाए तो जिसका उत्तर प्रदेश में सरकार होती है, जिस और उसी तरह का क्या होता है, राज्यसभा में सदस्य पहुंचते हैं और वह जो है किसी भी प्रस्ताव को पारित कराने में या किसी प्रस्ताव को व्यवधान डालने में या रोकने में बहुत बड़ा योगदान होता है। अर्थात जिसकी केंद्र में सरकार होती है वो चाहता है कि उत्तर प्रदेश में हमारी या हमसे संबद्ध किसी की सरकार रहे, क्योंकि उसी से क्या होता है, राज्यसभा में सदस्य पहुंचते हैं। तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन किसमें किया गया है, चौथी अनुसूची में किया गया है। 5वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो 5वीं अनुसूची का जो संबंध है वो क्या, अनुसूचित जातियों जनजाति से क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख किसमें किया गया है, तो 5वीं अनुसूची में किया गया है। तो अनुसूचित जातियों जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख किसमें किया गया है, तो 5वीं अनुसूची में किया गया है। तो 5वीं अनुसूची का संबंध कौन सा है कि अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जो प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख किया गया है किसमें किया गया है, तो 5वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है। 6वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो जो 6वीं अनुसूची का जो संबंध है वह किससे है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों में। ये विशेष रूप से 4 राज्यों के लिए 6वीं अनुसूची आई ही थी ना। तो 6वीं अनुसूची इसलिए बनाई गई थी कि जो 4 राज्य है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण का जो उल्लेख किया गया है किसमें किया गया है, 6वीं अनुसूची में। तो 4 राज्य कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख किसमें किया गया है, तो 6वीं अनुसूची में। तो 6वीं अनुसूची का संबंध किससे है कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख किसमें किया गया है, तो 6वीं अनुसूची में किया गया है। तो 6वीं अनुसूची भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 5वीं अनुसूची है वैसे ही 6वीं अनुसूची है। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जातियों जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख किया गया है, जबकि 6वीं में 4 राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख किसमें किया गया है, तो 6वीं अनुसूची में किया गया। जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो 7वीं अनुसूची का संबंध क्या है, संघ राज्य संबंधों का जो उल्लेख किया गया है किसमें किया गया है, 7वीं अनुसूची में किया गया है। अर्थात संघ राज्य संबंधों का जो उल्लेख मिलता है किसमें उल्लेख मिलता है, 7वीं अनुसूची में। अर्थात हम कह सकते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है, तो किस अनुसूची में,
7वीं अनुसूची में मिलता है। तो संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो 7वीं अनुसूची में। इसी में संघ सूची का उल्लेख मिलता है, राज्य सूची का उल्लेख मिलता है, समवर्ती सूची का उल्लेख मिलता है। तो मैंने आपको बताया कि संघ सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या होती है, समवर्ती सूची क्या होती है। संघ सूची वह होती है जिसमें संघ अर्थात केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। राज्य सूची में राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है, जबकि समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिसमें संघ सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किसमें मिलता है? तो 7वीं अनुसूची में मिलता है। तो 7वीं अनुसूची में मिलता है। मैंने आपको बताया कि 7वीं अनुसूची में जैसे चर्चा होती है तो संघ राज्यों के शक्तियों के विभाजन का उल्लेख किया गया है। शक्तियों के विभाजन में जैसे संघ सूची की चर्चा होती है, तो संघ सूची का मतलब जिसमें केंद्र सरकार क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। तो केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है किसमें? संघ सूची के विषय में। संघ सूची में कुल कितने विषयों को रखा गया है? तो संघ सूची में कुल 97 विषय रखे गए थे। वर्तमान में देखा जाए तो इसमें विषयों की संख्या कितनी हो गई है? वर्तमान में तो 100 विषय हो चुके हैं। 100 विषयों पर कानून बना सकती है कौन? संघ सरकार। तो पहले कितनी थी? 97 विषय रखे गए थे। वर्तमान में कितने विषय हो गए हैं? 100 विषय हो गए। तो 100 विषयों पर क्या कर सकती है? संघ सरकार कानून बना सकती है। इसी प्रकार राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची में जो प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ था तो 66 विषयों पर 66 विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया था? राज्य सरकार को दी गई थी। किसमें? राज्य सूची के विषय पर। तो राज्य सूची पर विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 66 विषय सौंपे गए थे किसको? राज्य को। और वर्तमान में घटा कर कितना कर दिया गया है? 61 विषय कर दिया गया है। तो जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय कितने विषय सौंपे गए थे? 100। और वर्तमान में जो विषय हैं कितने हैं? 61 विषय वर्तमान में सौंपे गए हैं। किसको? राज्य को सौंपे गए हैं। तो वर्तमान में राज्य को कितने विषय सौंपे गए हैं? तो 61 विषय सौंपे गए हैं। तो वर्तमान में कितने विषय सौंपे गए हैं? 61 विषय सौंपे गए हैं। और उस समय कितने थे? 66 विषय थे। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ को भी है, राज्य को भी है। लेकिन जहां तक दोनों की बात आती है तो संघ ज्यादा प्रबल होता है। किसमें? समवर्ती सूची के विषय पर। तो समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संघ और राज्य दोनों को है। लेकिन जो संघ सूची का विषय है, संघ का प्रभावशाली अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के पास हैं, इसीलिए संघ का जो कानून होगा वो प्रभावशाली होगा। अब बात आती है कि समवर्ती सूची में कितने विषय रखे गए थे। तो समवर्ती सूची में वर्तमान में जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय समवर्ती सूची में 47 विषय सौंपे गए थे। कितने? 47 विषय सौंपे गए थे। 47 विषय सौंपे गए थे। वर्तमान में कितने हैं? तो 52 विषय हो चुके हैं। अर्थात 52 विषय वर्तमान में कितने समवर्ती सूची में विषय सौंपे गए हैं? तो 52 विषय सौंपे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे हर एग्जाम में पूछा जाता है। किसी न किसी कारण कोई न कोई गलतियां आ जाती हैं, इसके कारण जो है सब। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि संघ और राज्य की शक्तियों का विभाजन का उल्लेख किसमें है? तो 7वीं अनुसूची में है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है और संघ को है। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय केंद्र को 97 विषय सौंपे गए थे कानून बनाने के लिए। वर्तमान में कितने विषय हो चुके हैं? 100 विषय हो चुके हैं। इसी प्रकार समवर्ती सूची में अर्थात जिस पर राज्य कानून बनाती है, राज्य सरकार कानून बनाती है, जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 66 विषय सौंपे गए थे। वर्तमान में घटकर कितने हो गए हैं? 61 विषय हैं। इसी प्रकार समवर्ती सूची में संघ भी कानून बना सकती है, राज्य भी कानून बना सकती है। लेकिन जब ऐसी स्थिति आएगी कि संघ और राज्य की बात आएगी तो संघ सूची के विषय मान्य होंगे। अर्थात संघ के विषय, संघ के कानून ज्यादा प्राथमिकता दिए जाएंगे ना। तो अर्थात अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? संघ के, केंद्र के पास हैं।
जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय कितने विषय सौंपे गए थे समवर्ती सूची में? 47 विषय सौंपे गए थे। वर्तमान में कितने विषय सौंपे गए हैं? 52 विषय सौंपे गए हैं ना। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के हैं, वे विषय शक्तियां जो किसी सूची में न लिखी हो, उदाहरण के लिए जैसे साइबर क्राइम है, आतंकवाद है, नस्लवाद है, ये कैसी है? समवर्ती सूची के विषय है ना। तो ऐसी विषय की इस सूचियों का उल्लेख किसमें किया गया है? 7वीं अनुसूची में किया गया है। अगला कौन सा है? 8वीं अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान किया गया है, भाषा का। तो 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? भाषा का उल्लेख किया गया है। अब बात आती है कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय कितनी भाषाएं थी? तो जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय कुल भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 भाषाएं थी भाषा। तो जब संविधान लागू हुआ था तो कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। आगे चलकर संविधान में संशोधन हुआ तो कुल वर्तमान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 8वीं अनुसूची में तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें उस समय 14 भाषा थी और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। भाषाओं का उल्लेख किसमें किया गया है? 8वीं अनुसूची में किया गया है। अगला जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची में किसका, अर्थात भूमि सुधार से संबंधित अधिनियम इसमें है, भूमि सुधार से संबंधित। तो 9वीं अनुसूची, इसको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो 1951 में पारित हुआ था, इसी के द्वारा जोड़ा गया था। तो 9वीं अनुसूची किस, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए इसे याद करना बहुत जरूरी है कि पहला संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था। तो पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार अधिनियम से है। भूमि सुधार अधिनियम से है कौन? 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था और यह इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध भूमि सुधार अधिनियम से है। इसी प्रकार 10वीं अनुसूची की चर्चा होती है। 10वीं अनुसूची में क्या किया गया है? दल बदल का प्रावधान किया गया है। दल बदल के प्रावधान पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसे क्या किया गया? इसे संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 9वीं अनुसूची? तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपको ये मालूम होगा कि यह जो था प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं जोड़ी गई थी, लेकिन जो 52वां संविधान संशोधन था, कौन सा 52वां संविधान संशोधन कौन सा? 1985। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा क्या किया गया था? दल बदल प्रावधान को जोड़ा गया था। किसमें? 10वीं अनुसूची में। तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल कानून से है और 10वीं अनुसूची से संबंधित है। इसे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसमें दल बदल के आधार पर निहरता संबंधी प्रश्नों को यथास्थिति स्थापित करने की बात कही गई थी। अर्थात इसमें देखा जाए कि यह दल बदल के प्रावधान से संबंधित है। कौन सा? 10वां। इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे। 11वीं अनुसूची की चर्चा होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है पंचायती राज से संबंधित है। तो पंचायतों को शक्तियां प्रदान की गई थी किसके? 11वीं अनुसूची की में। 11वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई? तो जो 73वां संविधान संशोधन था 1992 द्वारा। कौन सा? इसे लिखने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा क्या किया गया था? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 11वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें पंचायतों को शक्तियां प्रदान की गई थी। यह जो अनुसूची है पंचायती राज से संबंधित है, अर्थात पंचायतों के गठन का प्रावधान इसी अनुसूची में मिलता है।
इस अनुसूची में पंचायतों को कितने विषय सौंपे गए थे? तो कुल 29 विषय सौंपे गए थे। तो पंचायतों को शक्तियां प्रदान करते हुए कुल कितने विषय सौंपे गए थे? तो कुल कितने विषय सौंपे गए थे? 29 विषय सौंपे गए थे। तो पंचायती राज का संबंध किस अनुसूची से है? तो पंचायती राज का संबंध 11वीं अनुसूची से है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय पंचायतों को सौंपे गए हैं? तो कितने विषय? 29 विषय सौंपे गए हैं। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसी के क्रम में इसी समय 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो नगर पालिका की शक्तियों का प्रावधान इसमें किया गया है, नगर पालिका से है। इसमें नगर पालिका को कितने विषय सौंपे गए हैं? तो 18 विषय सौंपे गए हैं। कितने? 18 विषय सौंपे गए हैं। इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसे 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया कौन सी? 12वीं अनुसूची को। तो ये सब किससे संबंधित है? नगर पालिका और पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है। अर्थात पंचायतों की शक्तियों तथा प्राधिकारों को प्रदान किया गया है किसमें? 11वीं अनुसूची को। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्तियों का प्रावधान किया गया है। इसमें नगर पालिका को कितने विषय सौंपे गए हैं? 18 विषय सौंपे गए हैं। यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था कौन सा? 12वीं अनुसूची। ये रहे आपके सामने 12 के 12 अनुसूची। आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद 60 में 2 मिनट लगेगा। रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। तो आइए एक बार हम पुनः चलते हैं। आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उस समय 8 अनुसूची थी। आगे चलकर संविधान में संशोधन करके इस समय वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में राज्यों के नामों का उल्लेख किया गया है। पहली अनुसूची में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या है? कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनके वेतन और भत्ते का प्रावधान किसमें किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में किया गया है। संवैधानिक पदों का मतलब होता है जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इसी प्रकार जितने भी सभापति हो गया, उपसभापति हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, ये सब जितने भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं उनके वेतन और भत्ते का प्रावधान किसमें किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में किया गया है। तीसरी अनुसूची में जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनके शपथ के प्रारूप का उल्लेख किया गया है। किसमें? तीसरी अनुसूची में। मैंने इसी में बताया कि जैसे राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 60 में है। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किसमें है? 60 में, 69 में है उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख। इसी प्रकार राज्यपाल के शपथ का उल्लेख किसमें है? तो 159 में है राज्यपाल के शपथ का उल्लेख। तो जो शपथ का उल्लेख संवैधानिक पदों पर हैं उनका उल्लेख किसमें किया गया है? तीसरी अनुसूची में किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा के सीटों के आवंटन का उल्लेख किसमें है? चौथी अनुसूची में है। 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? आवंटन का उल्लेख किसमें है? तो चौथी अनुसूची में है। 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जहां राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया हो कौन कौन सी हैं? दिल्ली है, पुडुचेरी है, इसके साथ जम्मू कश्मीर है, ये सब हैं। कुल टोटल राज्यसभा की सीटों का आवंटन का उल्लेख कितना किया गया है? तो 245। वर्तमान में कितने हैं? 233 आवंटित किए गए हैं। ठीक है। 5वीं अनुसूची का संबंध किससे है? अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख किसमें किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में किया गया है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख किसमें किया गया है? तो 6वीं अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची में अनुसूचियों का उल्लेख अर्थात संघ और राज्य की शक्तियों के विभाजन का उल्लेख किसमें किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ को है। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय संघ को कितनी विषय सौंपे गए थे? तो 57 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। वर्तमान में कितने हैं? 100 विषय पर।
राज्य सूची पर जब संविधान लागू हुआ था तो राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य को बनाने के कितने कानून सौंपे गए थे? 66। वर्तमान में कितने हैं? 61 हैं। इसी प्रकार समवर्ती सूची में संघ अर्थात संघ भी कानून बना सकती है, राज्य भी कानून बना सकती है, लेकिन संघ का कानून ज्यादा प्रभावशाली माना जाएगा ऐसी दशा में जब दोनों एक ही। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? केंद्र के पास है ना। इसमें जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 47 विषय सौंपे गए थे। वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 52 विषय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर लिखिएगा। चलिए, इसके साथ 8वीं सूची का संबंध किससे है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भूमि सुधार अधिनियम से है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा इसे जोड़ा गया था। किसको? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल कानून से है। इसमें दल बदल का प्रावधान से संबंधित है। इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा? 10वीं अनुसूची को। मैंने आपको बताया कि 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से है, अर्थात पंचायतों के गठन का प्रावधान इसी अनुसूची में किया गया है। और इसमें पंचायतों के से संबंधित 29 विषय सौंपे गए हैं। इस या किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। कौन सा? 11वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्तियों का प्रावधान है। इस समय इसे कितने विषय सौंपे गए थे? तो 18 विषय सौंपे गए थे। इसे किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो ये सब जितनी भी चर्चाएं मैंने की वो अनुसूचियों से संबंधित की। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में जब हमारी मुलाकात होगी तो एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक जितने बंधु जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।